चौधरी एस अकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम करने जा रहे हैं 25 नवंबर का करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और करंट अफेयर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, विलवणीय संयंत्र। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? विलवणीय संयंत्र के बारे में कि विलवणीय जो संयंत्र है वो क्या है। तो जल से निकाले गए नमक को लवण जल के रूप में जाता है। क्या कहा गया है? जल से जब लवण जल को नमक को निकाल दिया जाता है तो पीछे क्या बच जाता है? लवण जल बच जाता है। और उसको किस नाम से जाना जाता है? लवण जल के नाम से जाना जाता है। यह जल में लवणता को कम कर सकता है और अपवहन स्थल पर जल में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर सकता है। क्या कहा गया है? जब लवणीय जल से नमक को निकाल लिया जाता है तो लवण जल बच जाता है और उसमें जो है लवणता की मात्रा जो पानी में कम हो जाती है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो सकती है जब उससे नमक निकाल लिया जाता है। किससे? पानी से। इसके बाद में दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरी स्टेटमेंट में आपको दिया गया है, इसके अलावा अलवणीकरण प्रक्रिया क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंटीसाइक्लेटिक सहित कई रसायनों का उपयोग या उत्पादन करती है जो उच्च सांद्रता में हानिकारक हो सकते हैं। जो अलवणीकरण प्रक्रिया है वो क्या करती है? क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब जो होते हैं इनका क्या करती है? उत्पादन करती है। अगर ये ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो क्या होते हैं? ये हानिकारक हो सकते हैं। अगला क्या है? निर्वहन में यूरेनियम, स्ट्रोटियम के साथ साथ सोडियम और मैग्नीशियम जैसे कीमत तत्व भी शामिल हो सकते हैं। जब नमक जल से नमक को अलग किया जाता है तो क्या कहा गया है? यूरेनियम और जो स्ट्रोटियम है उसके साथ साथ सोडियम और मैग्नीशियम की भी जो मात्रा है, ये कीमती तत्व होते हैं, ये भी उसमें अलग हो सकते हैं और इनका भी गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद में -300 डिग्री मछली 300% मछली बायोमास में वृद्धि के साथ ब्राइन यानी कि लवण जल का उपयोग एक्वाकल्चर के लिए किया गया है। इसका उपयोग आहार अनुपूरक रिपुलिना की खेती करने के लिए झाड़ियों और फसलों की सिंचाई के लिए सफलतापूर्वक किया गया है। तो आपका यहाँ पे जो एक्वाकल्चर है, एक्वाकल्चर आपका क्या होता है? तो एक्वाकल्चर का मतलब होता है आपका, दूसरा किस नाम से जान सकते हो इसको? जलीय कृषि के नाम से भी जान सकते हो। किसको? एक्वाकल्चर को। इसमें क्या होता है? इसमें जलीय पौधों और पशुओं का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है? जो जलीय पौधे होते हैं, जो पशु होते हैं, उनका उत्पादन किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? जलीय कृषि या फिर एक्वाकल्चर कहते हैं। और इसका हम बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं मछली पालन को। मछलियों का बीज आपने सुना होगा, जिनके द्वारा मछलियां पैदा की जाती हैं, तो वो एक्वाकल्चर का या फिर जो जलीय जीवों की या जलीय खेती जो है या जलीय जो कृषि है उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके ऊपर आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो चलिए देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। तो यहां पे आपके सामने क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो क्वेश्चन आपके सामने क्या बन सकता है किसके ऊपर? अभी हमने क्या डिस्कस किया था? तो अभी हमने डिस्कस किया था पीछे विलवणीकरण संयंत्र। क्या किया था? विलवणीकरण संयंत्र किया था और उसके ऊपर क्या बन सकता है क्वेश्चन? तो विलवणी संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्वेश्चन बन सकता है? विलवणीकरण संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जल से निकाला गया नमक लवणीयता में परिवर्तन ला सकता है और जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम कर सकता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि पीछे हमने डिस्कस किया है। दूसरा क्या दिया गया है? फिश बायोमास को बढ़ाने के लिए विलवणीकरण प्रक्रिया में यानी कि खारे जल का उपयोग एक्वाकल्चर के लिए किया जा सकता है। दूसरी स्टेटमेंट में बिल्कुल हमारी सही है, हमने डिस्कस किया है विलवणीकरण संयंत्र है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। हमारा यहाँ पे 1 और 2 दोनों, जो पहली और दूसरी स्टेटमेंट है वो दोनों ही विलवणीकरण संयंत्र जो है उससे संबंधित है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही होने के कारण ऑप्शन सी हमारा जो आंसर है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है? नेक्स्ट हमें दिया गया है ब्रह्मोस मिसाइल। क्या दिया गया है? ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में चलो डिस्कस करते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल एक्चुअली में क्या है, क्या चीजें हैं, क्या इसकी रेंज है। तो इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसका नाम ब्रह्मोस क्यों रखा गया है? ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है
यह मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको कहां से लॉन्च किया जा सकता है? तो जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों या फिर जमीन से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। क्रूज मिसाइल जो है वो पृथ्वी की सतह के समानांतर चलते हैं और उनका निशाना बिल्कुल स्टिक होता है। जो ब्रह्मोस मिसाइल होती हैं वो पृथ्वी की सतह के बिल्कुल बराबर चलती हैं और उनका निशाना जो है कभी भी चूकता नहीं है, बिल्कुल स्टिक निशाना वो लगा सकती हैं। गति के आधार पर ऐसी मिसाइलों को उपध्वनिक सबसोनिक लगभग 0.8 मैक, प्राध्वनिक सुपरसोनिक 2 से 3 मैक और अतिवर्धनिक हाइपरसोनिक 5 मैक से अधिक क्रूज मिसाइलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 3 प्रकार की मिसाइलें हैं, कौन कौन सी? उपध्वनिक, दूसरी प्राध्वनिक और तीसरी अतिध्वनिक। इन 3 मिसाइलों में इनको बांटा गया है। किनको? ब्रह्मोस मिसाइलों को। इसके ऊपर आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड? तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जा सकता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या स्टेटमेंट दी गई है? मिसाइल का नाम दोनों देशों में पूजित देवताओं भरात तथा मॉस्को के समामेलन पर आधारित है। क्या कहा गया है? मिसाइल का नाम दोनों देशों में पूजित देवताओं भरात तथा मॉस्को के समामेलन पर आधारित है। दूसरा दिया गया है यह एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। तो यहां पे आपका क्या होगा आंसर? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, न तो 2 और न ही 1 और न ही 2। यानी कि यहां पे ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और दोनों ही स्टेटमेंट जो है ब्रह्मोस मिसाइल से कोरिलेट नहीं करती हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी होगा। दोनों ही स्टेटमेंट यहां पे गलत दी गई हैं। सेकंड स्टेटमेंट में आपने देखा होगा कि यहां ये जो है लंबी दूरी की नहीं है बल्कि मध्यम दूरी की मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, और ये पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या जमीन से लॉन्च की जा सकती है। ये बिल्कुल आपका सही ही हो सकता है, लेकिन दोनों ये स्टेटमेंट यहां पे गलत होंगी आपकी, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी यहां पे गलत होंगी। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन आपका देखते हैं। थर्ड क्या कहा गया है? तो यहां पे आपसे क्या पूछा गया है? आपसे यहां पूछा गया है IRNSS यानी कि भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो IRNSS की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी? इंडिपेंडेंट रीजन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि IRNSS एक्चुअली में है क्या। तो सबसे पहले क्या दिया गया है आपको? सबसे पहले दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। जो IRNSS जो है वो इसरो द्वारा, ISRO, इसरो द्वारा यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली है। दूसरा, IRNSS के समूह को नाविक यानी कि NAVIC जिसको हम बोलते हैं कि नाम से जाना जाता है। IRNSS समूह को किस नाम से जानता है? तो नाविक के नाम से जाना जाता है, यानी नाविक IRNSS के 8 उपग्रहों से मिलकर बना है। तीसरा, अमेरिका के GPS जिसमें 24 उपग्रह शामिल हैं के विपरीत नाविक में 8 उपग्रह शामिल हैं और इसका क्षेत्राधिकार भारत तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में देश की सीमा से 15 किलोमीटर तक फैला हुआ है। चौथा क्या कहा गया है? अधिक उपग्रहों वाली नेविगेशन प्रणाली अधिक सटीक जानकारी प्रदान करती है, यानी कि अधिक उपग्रह जिसमें होते हैं वो नेविगेशन प्रणाली अधिक सटीक जानकारी प्रदान करती है। में GPS की तुलना में जो कि 20-30 मीटर की स्थिति सटीकता प्रदान करता है, नाविक 20 मीटर तक स्थिति जो है सटीकता प्रदान कर सकता है, क्योंकि अमेरिका का GPS एक वैश्विक नेविगेशन सिस्टम है और भारत का जो है वो नाविक क्षेत्र नेविगेशन सिस्टम है। अमेरिका का जो है उसका क्या नाम है? तो अमेरिका वाले का नाम है वैश्विक नेविगेशन सिस्टम है और भारत वाला नाविक नेविगेशन सिस्टम है। इसके साथ ही भारत विश्व का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली यानी कि वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के घटक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO से मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। इसके बाद में लास्ट क्या दिया गया है? IMO द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन प्रणाली वाले अन्य 3 देश, जो IMO द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन सिस्टम प्रणाली वाले जो अन्य देश हैं कौन कौन से होंगे? 3, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन। इनके पास भी जो है IMO द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन सिस्टम है।
इसके बाद में इससे रिलेटेड अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो कौन सा क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा सकता है, तो चलिए देखते हैं। यहां पे आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली यानी कि IRNSS के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। आपको यहां पे 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो आपकी वो सही है। तो यहां पे आपको क्या दिया गया है, पहली स्टेटमेंट आपकी, यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। दूसरा, IRNSS समूह नेविक में जीपीएस की तुलना में बेहतर स्थिति से टिकता है। और तीसरा, IRNSS वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम का एक मान्यता प्राप्त घटक है। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन होगा, हमने पहला स्टेटमेंट भी हमने पढ़ी थी पीछे, दूसरी भी और तीसरी भी पढ़ी है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। 1, 2 और 3 भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के विषय में तीनों ही स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही होंगी। इसके बाद में क्या दिया गया है आपको, इसके बाद में आपको दिया गया है चांग-E 5 प्रोब मिशन। क्या दिया गया है आपको, चांग-E 5 प्रोब मिशन। तो देखते हैं सबसे पहले कि ये क्या है। तो क्या दिया गया है आपको, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से लूनर रोकस के नमूने लाने के लिए चीन ने चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान चांग-E 5 प्रोब भेजा है। क्या है ये जो चांग-E 5 प्रोब जो है वो क्या है, चाइना के द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया एक मानव रहित जो है विमान है। चांग-E 5 प्रोब जिसका चंद्रमा की प्राचीन चीनी देवी के नाम पर रखा गया है, ऐसी सामग्री एकत्रित करेगा जो वैज्ञानिकों को चंद्रमा की उत्पत्ति एवं निर्माण के बारे में समझने में अधिक मदद कर सकेगा। जो चांग-E 5 प्रोब है उसका नाम जो है वो चंद्रमा की प्राचीन देवी चीनी देवी के नाम पर रखा गया है। और ये ऐसी ऐसी सामग्रियां इकट्ठी करेगा जिससे कि वैज्ञानिकों को चंद्रमा कैसे बना, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसके बारे में जानने में मदद मिल सके। चीन ने वर्ष 2013 में अपना पहला चंद्र मिशन भेजा था। चाइना ने सबसे पहले अपना 2013 में चंद्र मिशन भेजा था। चांग-ई चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा शुरू की गई एक चंद्र जांच की एक श्रृंखला है। क्या कहा गया है, चांग-ई जो है वो चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा शुरू की गई एक चंद्र जांच की एक श्रृंखला है। इससे रिलेटेड आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो क्या क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, तो चलिए देखते हैं। चांग-E 5 आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चांग-E 5 प्रोब मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या होगा, यह लूनर सामग्री एकत्रित करने और पृथ्वी पर वापस लाने का प्रयास करेगा। और दूसरा आपको दिया गया है, यह चंद्रमा पर जाने वाला चीन का पहला मिशन है। तो यहां पे ऑप्शन ए जो होगा आपको सही होगा, केवल एक। जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल आपकी सही है, दूसरी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे बिल्कुल गलत होगी। दूसरी स्टेटमेंट जो आपकी गलत होगी, पहली स्टेटमेंट है यह लूनर सामग्री एकत्रित करेगा और पृथ्वी पर वापस लाने का प्रयास करेगा, यह बिल्कुल आपकी सही होगी। सॉरी। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा होगा राष्ट्रीय पोषण मिशन। अब करेंगे हम राष्ट्रीय पोषण मिशन के बारे में डिस्कस। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है उसकी शुरुआत 2018 में की गई थी और इसमें बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार करने के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम रहा। इसका उद्देश्य था सटिंग अल्पपोषण एनीमिया यानी कि छोटे बच्चे, महिलाओं और किशोर लड़कियों के बीच में जो होता है, और जन्म के समय कम वजन को क्रमशः 2%, 3% और 2% प्रतिवर्ष कम करना है। राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है वो नीति आयोग द्वारा तैयार की गई एक राष्ट्रीय पोषण रणनीति द्वारा समर्पित है और इस रणनीति का उद्देश्य है 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त करना। इस नीति का मेन उद्देश्य क्या है, 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त करना। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, तो वो कौन सा क्वेश्चन होगा, तो चलिए देखते हैं। इससे रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन हो सकता है प्रीलिम्स में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली है राष्ट्रीय पोषण मिशन में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं के लिए पोषण परिणाम में सुधार करने की परिकल्पना की है। और दूसरा है राष्ट्रीय पोषण रणनीति का उद्देश्य वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही होगा, क्योंकि दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही दी गई हैं राष्ट्रीय पोषण मिशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही होगा, केवल 1 और 2 दोनों। इसके बाद में हम 6th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 6th में यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, ब्रू या रयांग। ब्रू या रयांग के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज है।
तो बरू या रयांग समुदाय जो है वो पूर्वोत्तर भारत के मूल निवासी हैं। बरू या रयांग है वो एक समुदाय है और यह कहाँ का समुदाय है? पूर्वोत्तर भारत का, जो मुख्यतः त्रिपुरा, मिजोरम तथा असम में निवास करते हैं। जो बरू या रयांग लोग हैं वो कहाँ पे निवास करते हैं? तो त्रिपुरा, मिजोरम तथा असम में ज्यादातर आपको पाए जाते हैं। त्रिपुरा में वे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में नामित हैं। त्रिपुरा के अंदर क्या है? त्रिपुरा के अंदर इनको कमजोर जनजातीय समूह के नाम से भी जाना जाता है, पीवीटीजी। इससे रिलेटेड आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में? तो चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इससे रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, बरू या रयांग समुदाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? बरू या रयांग समुदाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट 1, बरू या रयांग समुदाय पूर्वोत्तर भारत, त्रिपुरा, मिजोरम और असम के मूल निवासी हैं। और दूसरा, ये विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में नामित हैं। तो यहां पे आपकी दोनों ही स्टेटमेंट सही होने के कारण 1 और 2 दोनों आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी, क्योंकि पहली और दूसरी दोनों ही स्टेटमेंट बरू या रयांग समुदाय से रिलेट करती हैं। तो इसीलिए ऑप्शन सी आपका सही होगा, 1 और 2 दोनों। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा करंट अफेयर का? नेक्स्ट टॉपिक हमारा रोरिडोमाइसिस फाइलोस्टेचिडिस। क्या है? रोरिडोमाइसिस और फाइलोस्टेचिडिस जो है ये क्या चीज है? तो ये क्या है? हमारी एक नई प्रजाति है। ये क्या है? कि नई प्रजाति है जो पहली बार अगस्त की रात्रि को मेघालय में पूर्वी खासी हिल्स जिले के मावली ननग में और बाद में पश्चिमी जैंतिया हिल्स जिले के करुंग सूरी में खोजा गया। यह रात्रि में हल्की रोशनी छोड़ता है। इससे रिलेटेड आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मशरूम की एक नई प्रजाति, यह किसकी प्रजाति है? मशरूम की प्रजाति है। कौन सी? रोरिडोमाइसिस फाइलोस्टेचिडिस को हाल ही में किस राज्य में खोजा गया? तो कहां पे खोजा गया इसको? ऑप्शन डी, मेघालय। इसको मेघालय में खोजा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या होगा? ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन। क्या है हमारा? ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन ये क्या चीज है। तो ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में तैयार किया गया प्रथम अंतर सरकारी समझौता है जो समग्र और व्यापक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के सभी आयामों को कवर करता है। दूसरा क्या है? ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से संबंधित सभी आयामों के लिए एक साझा दृष्टिकोण वाला संयुक्त राष्ट्र का प्रथम वैश्विक समझौता है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। आपसे ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन के लिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो क्वेश्चन किस टाइप का होगा? तो वो क्वेश्चन हम देखते हैं। ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन। तो पहला क्या दिया गया स्टेटमेंट आपको यहां पे? ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के सभी आयामों को शामिल करने वाला प्रथम अंतर सरकारी समझौता है। दूसरा, यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। और तीसरा दिया गया है, इसे संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में तैयार किया गया है। तो यहां पे आपकी पहली और जो तीसरी स्टेटमेंट है वो आपकी सही होगी, दूसरी स्टेटमेंट जो है आपकी वो गलत होगी। इसी वजह से आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाता है, 1 और 3। ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन से रिलेटेड पहली और तीसरी स्टेटमेंट आपकी जो है संबंधित है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट है जो वो गलत दी गई है। इसीलिए हमारा ऑप्शन बी होगा 1 और 3। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंटीबॉडी से रिलेटेड। तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एंटीबॉडी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है? तो पहले हमें क्या दिया गया है? पहले दिया गया है, कभी कभी यह माना जाता है कि कोई व्यक्ति जो रोग पैदा करने वाली वायरस से संक्रमित है और वह ठीक हो जाता है तो उस रोग के प्रति प्रतिरक्षा विकसित हो जाती है क्योंकि इसके प्रति एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। लेकिन मामला यह नहीं है, जबकि रिकवरी प्रक्रिया के लिए एंटीबॉडी का निर्माण आवश्यक है। यह एक ही वायरस से भविष्य में होने वाले हमले के खिलाफ प्रतिरक्षा की गारंटी नहीं देता। प्रतिरक्षा को निष्प्रभावी या फिर सुरक्षात्मक एंटीबॉडी के रूप में जाना जाता है। दूसरा एंटीबॉडी से रिलेटेड क्या है? निष्प्रभावी एंटीबॉडी विशेष हो जाते हैं क्योंकि वे
भविष्य में मानव शरीर के अंदर एक ही वायरस के प्रवेश को विफल करने की क्षमता रखते हैं। जो एंटीबॉडी होते हैं, मान लो कोविड-19 से कोई पेशेंट है और कोविड-19 से रिकवर होता है, तो भविष्य में कोविड-19 से लड़ने की जो क्षमता है वो उसके शरीर में विकसित हो जाती है। लास्ट क्या दिया गया है, सेरो सर्विस लोगों में एंटीबॉडी की उपस्थिति की जांच करता है। जो सेरो सर्विस है वो लोगों में एंटीबॉडी की उपस्थिति की जांच करता है। उनका उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य है पता लगाना कि कोई व्यक्ति वायरस से संक्रमित हुआ है या नहीं, और लोगों के यादृच्छिक परीक्षण के माध्यम से लोगों में उस रोग के प्रसार या प्रसार की सीमा का अनुमान लगाया जाता है। जो सेरो सर्विस है वो एंटीबॉडी में उपस्थिति की जांच लगाता है लोगों में कि एक्चुअल में वो वायरस से संक्रमित हुए भी थे या फिर नहीं हुए थे। एंटीबॉडी, इससे रिलेटेड भी आपका जो है प्रीलिम्स में एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। वो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि आपको स्टेटमेंट दे दी जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है एंटीबॉडी से रिलेटेड। तो देखते हैं, पहली स्टेटमेंट है, रोग उत्पन्न करने वाले वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण सदैव एक ही वायरस से भविष्य में होने वाले हमले के खिलाफ प्रतिरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। और दूसरा है, नावेल कोरोना वायरस की व्यापकता के सेरो सर्विस संक्रमण के बाद विकसित होने वाले एंटीबॉडी की उपस्थिति का परीक्षण करता है। तो यहां पे आपका ऑप्शन 2 है वो सही होगा, केवल 2। पहला आपका गलत क्यों हो गया, क्योंकि भविष्य में होने वाले हमले के खिलाफ प्रतिरक्षा की गारंटी प्रदान करता है, कोई गारंटी आपको प्रदान नहीं करता, इसलिए आपकी स्टेटमेंट पहली जो है वो आपकी गलत हो जाती है। आपकी दूसरी स्टेटमेंट सही होने के कारण आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, केवल 2। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया गया है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या दिया गया है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्या दिया गया आपको, सबसे पहले हम देखेंगे भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस सहित अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की लीग में शामिल हुआ। जो भारत है वो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने के लिए किस किस के साथ लिया उन्होंने, राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फ्रांस, इन सभी अर्थव्यवस्थाओं की लीग में शामिल हुआ है हमारा इंडिया। इसके बाद में सेकंड क्या दिया गया है, भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से जीपीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेवार विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग, सिविल सोसाइटी, सरकारी और शिक्षाविदों के प्रमुख विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा। तीसरी स्टेटमेंट आपको दी गई है यहां पे कि एक संस्थापक सदस्य के रूप में जीपीआई में शामिल होने से भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेगा। समावेशी विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग से संबंधित इसके अनुभव का लाभ उठाएगा। उसके बाद में क्या दिया गया है, भाग लेने वाले देशों के अनुभव और विविधता का उपयोग करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित चुनौतियों और अवसरों की बेहतर समझ विकसित करने के लिए जीपीआई अपने प्रकार की पहली पहल है। इससे रिलेटेड भी आपसे एक अच्छा क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए बन सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। किससे रिलेटेड, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जीपीएआई। तो आपको ऐसी स्टेटमेंट दी गई है 3। पहली है, भारत जीपीआई में इसके संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। दूसरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित चुनौतियों और अवसरों की बेहतर समझ विकसित करने के लिए जीपीआई अपने प्रकार की एक पहली पहल है। और तीसरी स्टेटमेंट दी गई है, यह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा समर्पित है, यानी कि OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो यहां पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। 1, 2 और 3 तीनों ही जो स्टेटमेंट हैं ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से सही हैं और तीनों ही स्टेटमेंट उससे संबंधित हैं। तो इसीलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर सही हो जाता है, केवल 1, 2 और 3। इसी के साथ हमारा 25 नवंबर का करंट अफेयर खत्म होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने का मन करे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 26 नवंबर के करंट अफेयर के साथ। तब तक बाय बाय।